नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर अनदर टॉपिक पर वीडियो। और आज का हमारा वीडियो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से पहले अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो मैंने उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स करवाए थे। हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक सारे कवर कर लिए थे। आज देखेंगे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक सभी के सभी आपके राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की वार्ता करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस भाग की बात है तो ये इस भाग इसको भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, जबकि जो हमारे मौलिक अधिकार थे या फंडामेंटल राइट्स थे वो किस भाग में थे, तो वो भाग 3 में थे। जबकि हमारे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 में। ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि राज्य जब भी कोई पॉलिसी बनाए, ठीक है, कोई भी स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा तो जो वर्णित है, जो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उनका ध्यान रखते हुए, उनके निर्देशों को पालन करते हुए वो कोई भी पॉलिसी को बनाए। ठीक है। अच्छा, हम बात करें कि इनका संविधान में रखने का उद्देश्य क्या था जब फंडामेंटल राइट्स भी रखे हुए थे। देखो, फंडामेंटल राइट्स स्टेट को नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि वो गवर्नमेंट को कुछ करने से रोक सकते हैं हमारे अगेंस्ट। क्योंकि मौलिक अधिकार किसको दिए गए? मौलिक अधिकार इंडिया के हर एक सिटीजन्स को दिए गए। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये स्टेट को दिए गए जो किसी भी राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है। तो उद्देश्य इसका यही है कि एक तो समाज में जो भी सामाजिक या फिर आर्थिक न्याय है उनकी स्थापना करना। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस दोनों को समाज में उन दोनों की स्थापना करना। दूसरा, लोक कल्याणकारी एक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, जिसमें वेलफेयर के लिए काम हो लोगों के, चाहे वो नीचे का तबका हो या ऊपर के तबके वाले लोग हों, लेकिन सभी के लिए एक समान कानून बने, सभी के लिए समान पॉलिसीज लागू हो, जिसमें सभी वर्गों का जो है ठीक तरीके से चयन करके सभी वर्गों को उसका हित दिया जाए, लाभ दिया जाए। तो ये स्टेट को, किसी भी स्टेट को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बड़े आवश्यक होते हैं। अच्छा, लेकिन मेन बात क्या है, अगर मैंने आपसे कहा था फंडामेंटल राइट्स का अगर कभी भी हनन होता है तो उस केस में हमारे पास ही अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। पर आप याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये स्टेट की मर्जी है कि वो इसको लागू करे अपने स्टेट में या ना करे। आप इसमें कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कि ये गैर न्याय उचित है, यानी कि इन पर कोई भी आपको न्यायालय का किसी भी प्रकार का आपको इसमें क्या नहीं है, न्यायालय की शरण प्राप्त नहीं है किसी भी प्रकार। ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंप्लीट तरीके से स्टेट की मर्जी होती है, हालांकि स्टेट इसको लागू करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जितनी पॉलिसी बनाते हैं, अब सपोज करो जैसे अटल पेंशन योजना बनी, ठीक है, या ग्रामीण विकास योजना बनी, तो इन योजनाओं में जो लाभ दिए जाते हैं वो लाभों का किस तरीके से चयन किया जाएगा, किस तरीके से लोगों को दिया जाएगा कि सभी में समानता बनी रहे। तो उस तरीके से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है, जिसमें हर एक वर्ग के बारे में सोचा जाए, हर एक व्यक्ति के बारे में सोचा जाए, हर एक समाज के बारे में सोचा जाए। तो इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने की ओर प्रेरित करता है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये नागरिकों के अधिकार हैं, यानी कि ये अधिकार सिटीजन्स को दिए गए, जबकि डीपीएसपी राज्य के कर्तव्य हैं जो किसी भी राज्य को उनकी कर्तव्य की ओर अग्रसर करते हैं और एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर प्रेरित करते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो राज्य को प्रतिबंधित करते हैं कोई भी ऐसा कानून लाने में जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। लेकिन डीपीएसपी क्या होता है, ये राज्य को अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। वही जो मैंने आपसे कहा कि ये लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर प्रेरित करता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो नकारात्मक है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, यानी कि सरकार के लिए इनका जो प्रकृति है वो कैसी है, वो नकारात्मक प्रकृति है, क्योंकि ये सरकार को बाध्य करते हैं कि सरकार इनके अगेंस्ट कोई भी कानून नहीं बना सकती। लेकिन जो डीपीएसपी है, ये इनकी जो प्रवृत्ति है ये कैसी है, ये सकारात्मक है सरकार के प्रति। ये सरकार को एक तरीके से अग्रसर करते हैं कि सरकार कानून बना सकती है जिसके कारण किसी भी राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की ओर प्रेरित कर सकती है। तो इसलिए सरकार के लिए डीपीएसपी सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सभी नकारात्मक प्रकृति के होते हैं।
ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको कानूनी रूप से मान्य है। कानूनी रूप से यानी कि ये आपका एक तरीके से जन्म सिद्ध अधिकार है कि आपकी बोलने की आजादी है। ये आपको बर्थ बाई बर्थ ही मिलती है भाई। जब आप जो व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ है उसको फंडामेंटल राइट्स बाय बर्थ ही दिए जाते हैं। ठीक है, कानूनी रूप से मान्य है। कभी भी इसका हनन होगा तो आपके पास न्यायालय की शरण के भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो कानूनी रूप से तो ये मान्य है। जबकि ये एक राजनीतिक मान्यता है, यानी कि यहाँ पर मोरल ड्यूटी के बारे में बताया गया है, यहाँ पर कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जिसका पॉलिटिकल अगर मैं कहूँ तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए तो बड़ा ही इस्तेमाल किया जाता है इसका। ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं जिसमें विशेष वर्गों को चिन्हित करके उनके वर्गों का जो है एक तरीके से उनको अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अपलिफ्ट करके वोट लेना या कुछ भी किसी भी तरीके से, पर राजनीतिक मान्यता यही है कि ये नैतिक कर्तव्य हैं। ये वो कर्तव्य हैं जो किसी राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर अग्रसर करें। फंडामेंटल राइट्स ये तो स्वतः लागू हो जाते हैं, इनको लागू करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जो व्यक्ति इंडिया में पैदा होगा उसको ये स्वतः लागू मिलेंगे। जबकि जो डीपीएसपी होते हैं ये स्वतः लागू नहीं होते, इन्हें लागू करने के लिए कानून बनाया जाता है विधानमंडलों में। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं भाई अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में संसद होगी, और राज्य में क्या होगा, राज्य में राज्य का विधानमंडल होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इनको ये स्वतः लागू नहीं होते, इन्हें पॉलिसी बनाकर या कानून बनाकर लागू करवाया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के सभी न्याय संगत हैं, यानी कि इसमें न्यायालय की शरण प्राप्त होती है। कभी भी फंडामेंटल राइट्स का किसी भी तरीके से सरकार हनन करने की कोशिश करती है, या कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकारी अफसर किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का हनन करने की कोशिश करता है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप न्यायालय की शरण प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 2 आर्टिकल इसमें याद रखना। एक आर्टिकल 32 जो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत देता है, और एक आर्टिकल 226 जो आपको हाई कोर्ट जाने की इजाजत देता है। ठीक है, जबकि जो डीपीएसपी है ये न्याय संगत नहीं होते, क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य हैं, तो इसलिए इसमें न्यायालय की शरण नहीं है। इसमें राज्य के ऊपर छोड़ा गया है कि राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये न्याय संगत नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की आप किसी की भी शरण आपको इसमें प्राप्त नहीं होती। ठीक है भाई। अब सपोज करो कि पॉलिसी निकली जो विशेष किसी ऐसे वर्ग के लिए चिन्हित की गई है, जो वर्ग उस पॉलिसी के अधिकार है। अब बाकी वर्ग ये नहीं कह सकते कि जी हमें ये नहीं दी गई, जबकि हमारा तो ये अधिकार है कि समानता का अधिकार है। तो राज्य का ये भी तो कर्तव्य है कि राज्य सभी समाज के सभी वर्गों का कल्याण करेगा। भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सरकार है, सरकार की नजर में ना तो कोई जाति है ना धर्म है। सरकार की नजर में सभी एक समान है। तो सरकार हमेशा ये कोशिश करेगी कि सभी व्यक्ति, सभी समाज के सभी व्यक्तियों का एक साथ कल्याण होना चाहिए। तो जो समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो नीचे हैं, या किसी प्रकार से उनके पास तक कोई भी नीतियां नहीं पहुंची हैं, तो मेन कारण क्या होगा कि उनके लिए नीतियां बनाकर उन लोगों को एक तरीके से अधिकार प्राप्त करना कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, वो रोजगार प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से राज्य के कर्तव्य होते हैं। ठीक है, जबकि आर्टिकल 16 तो ये कहता है कि जो पब्लिक जॉब्स होंगी इसमें सभी के लिए समानता होगी, लेकिन उसमें भेद हो सकता है। टीपीएसपी के तहत ऐसा किया जा सकता है जब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, तब ऐसा हो सकता है। लेकिन ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे। फिलहाल अभी मैं जो ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ कि डीपीएसपी न्याय संगत नहीं है, इसमें न्यायालय की शरण प्राप्त नहीं है। अगली बात क्या होती है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसमें राजनीति में एक लोकतंत्र की स्थापना होती है जिसमें जनता का तंत्र होता है, यानी कि जनता के द्वारा ही चुनी हुई सरकार क्या करती है, शासन करती है। तो लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र में आप जानते हैं कि सभी चीज की एक क्या है, एक तरीके से सभी चीज की एक एज है। जैसे जो भी आप जिसको पद पे चुन के भेज रहे हो उसके पद की एक समय सीमा है। ठीक है, और उसको चुनकर कौन भेज रहा है, उसको चुनकर जनता भेजती है, यानी कि पूरा का पूरा दावेदार कौन है, जनता होती है यहाँ पर। तो ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। जबकि यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र की तो होती ही होती है, सामाजिक और आर्थिक स्थापना भी यहाँ पर की जाती है। जो समाज से पिछड़े लोग हैं उन लोगों को आगे लाया जाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन लोगों को आगे लाया जाता है। ठीक है, तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों लोकतंत्रों की स्थापना। फंडामेंटल राइट्स किसी व्यक्ति का कल्याण करते हैं, जबकि जो डीपीएसपी होते हैं वो पूरे समाज का कल्याण करते हैं। इसलिए राज्य के कर्तव्य है, इसलिए राज्य समाज को ध्यान में रखते हुए कोई भी नीतियां बना सकता है। ठीक है, और जो भी समाज पिछड़ा है या जो समाज तक जिसकी नीतियां नहीं पहुंची हैं उस तक उन नीतियों को पहुंचाकर उस समाज को सभी और बचे हुए समाज के साथ एक तरीके से समानता में लाने का कार्य करना होता है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो अगर कभी इनका उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं।
ठीक है, ये आपके पास न्यायालय की शरण प्राप्त है, लेकिन इन पर कोई भी संरक्षण आपको प्राप्त नहीं होता है। भाई राज्य की मर्जी है ना, राज्य चाहे तो वो पॉलिसी बनाएगा, राज्य नहीं चाहेगा तो वो पॉलिसी नहीं बनाएगा। आप बाध्य नहीं कर सकते कि राज्य पॉलिसी बनाए, राज्य पॉलिसी बनाए, राज्य पॉलिसी बनाए। ठीक है, और आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते कि हम कह रहे हैं जी राज्य पॉलिसी बनाए लेकिन राज्य पॉलिसी नहीं बना रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये राज्य के कर्तव्य है, राज्य को स्वयं अपने आप को ये आकलन करके समझना होगा कि उसे पॉलिसी बनानी है तो किस वर्ग के लिए, किस समाज के लिए बनानी है, जिससे पूरे के पूरे राज्य का एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में। तो अब हम एक एक करके सभी आर्टिकल्स को समझना स्टार्ट। याद रखना, मैंने इस स्लाइड में जो आर्टिकल्स रखे वो वही आर्टिकल फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। इंपोर्टेंट आर्टिकल्स रखें, सारे एक आर्टिकल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको बेसिक आइडिया सबसे दें। अब आर्टिकल 36 यानी कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है? ये राज्य की परिभाषा करता है, ये बताता है कि राज्य किसे कहा जाए। ठीक है, यानी कि राज्य की जो डेफिनेशन है ये हमें एक आर्टिकल में और डिफाइन है, याद रखिएगा, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है। ठीक है, और उसी परिभाषा को यहाँ पर भी बताया गया है आर्टिकल 36 में कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य क्या है। उसके बाद जो आपका अनुच्छेद 37 है, अनुच्छेद 37 आपको बताता है कि जो आपकी डीपीएसपी होगी उसकी प्रकृति कैसी होगी और उसका महत्व कैसा होगा। ये दो चीजें आपको बताता है। एक चीज बताता है कि डीपीएसपी की जो प्रकृति है वह कैसी होगी। तो प्रकृति तो मैंने आपको बता दी, ये कैसी होगी, ये नॉन जस्टिसिएबल होगा, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार की न्यायालय की आपको शरण नहीं प्राप्त है। प्रकृति तो यही है कि ये गैर न्याय उचित है। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसके उद्देश्य की बात करें या महत्व की बात करें तो महत्व यही है कि ये जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, यानी कि सभी समाज के लोगों का कल्याण करने की स्थापना। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये इसकी एप्लीकेशन है या इसका महत्व या प्रकृति। उसके बाद अगर अनुच्छेद 38 की बात करें तो अनुच्छेद 38 ये कहता है कि लोक कल्याण को बढ़ावा करने के लिए हमें सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें ये बात कही गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन आपको दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर हमें एक तरीके से लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है तो हमें समाज का क्या करना होगा, प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर, यानी कि समाज या सामाजिक व्यवस्था का हमें निर्माण करना होगा। एक समाज में व्यवस्था बनानी होगी जिसके तहत सभी के सभी लोगों का कल्याण किया जा सके। ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है। मैं एक बार फिर दोबारा से आपको बता देता हूं कि अनुच्छेद 36 हमें बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। अनुच्छेद 37 हमें बताता है कि जो डीपीएसपी है इसकी प्रकृति क्या होगी और इसका महत्व क्या होगा। महत्व यही होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, और प्रकृति क्या होगी कि गैर न्यायोचित है। अनुच्छेद 38 कहता है कि एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रमोशन करना होगा पब्लिक वेलफेयर का, यानी कि लोगों के कल्याण करने के लिए हमें सामाजिक व्यवस्था का एक निर्माण करना होगा जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने। इसके बाद सीधा 38 के बाद हम आते हैं अनुच्छेद 40, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है। अनुच्छेद 40 यानी कि आर्टिकल 40 जो है ये विलेज पंचायतों की बात करता है, यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले ग्राम पंचायतों का गठन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखना लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन वो पहला व्यक्ति है जिसने सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही थी। ठीक है, सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की चर्चा करना और उसको बनाने का जो श्रेय है वो लॉर्ड रिपन को जाता है, और इसलिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इसी को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, इसका यह मानना था कि देखो, अगर सरकार उन्हीं लोगों के बीच में से बनाई जाएगी जिन लोगों की परेशानी हमें हल करनी है, तो आमतौर पर हमें ग्राउंड लेवल पर एक तरीके से समस्याओं को सुलझाने का हमें मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो उसी थ्योरी को हमने आगे बनाया और अपने संविधान में भी हमने उसको रखा। हाल तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो इसके अगेंस्ट थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि ग्राम पंचायत बनाई जाए। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी जो थे वो इसके फेवर में थे, तो इसलिए महात्मा गांधी जी के फेवर में होने की उससे इस अनुच्छेद 40 को किस में रखा गया, संविधान में रखा गया और ग्राम पंचायतों का गठन किया गया।
यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई जो गांव से कहां तक चलेगी। देखो पहले जो आपका सरकार है, पहले सरकार जब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं होती थी तो पहले दो ही सरकारें बनती थी, एक केंद्र में बनती थी, एक राज्य में बनती थी। और राज्य की भी बात करें तो राज्य में भी इतने सारे गांव आते थे। अब राज्य सरकार हर गांव पर पर्टिकुलर किसी की समस्याओं का निस्तारण तो नहीं कर सकती ना। अब हर पर्टिकुलर व्यक्ति की अगर समस्याओं को निस्तारण सुनेंगे तो उसके तो 5 साल सारे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए सेल्फ गवर्नमेंट की आवश्यकता हुई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की आवश्यकता हुई कि हर गांव में भी एक व्यक्ति ऐसा, सरकार का एक नुमाइंदा भेजा जाए जो उन लोगों की परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, इसलिए ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। फिर आपको पता प्रधानी के चुनाव, जहां टाउन है वहां पर नगर पालिकाएं होती हैं। ठीक है, वहां पर आपका इसका नगर बोर्ड अध्यक्ष का चुनाव होता है, चेयरमैनशिप यानी कि मेयर का चुनाव होते हैं। तो ये सारे चुनाव वहां पर करवाए जाते हैं जिससे उन सभी पर्टिकुलर उस एक विलेज के लोगों की सारी समस्याएं उन तक आएंगी, वो सरकार तक पहुंचाएंगे और फिर वहां से सरकार की तरफ पॉलिसी यहाँ पर भेजी जाएगी। जिस तरीके से रूट लेवल पर काम करने का सरकार को पूरा का पूरा मौका मिलता है। ठीक है, तो इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पर आवश्यक है। तो आपसे पूछा जाए इसका जनक कौन है, तो इसका जनक लॉर्ड रिपन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अगेंस्ट में थे, जबकि महात्मा गांधी जी इनके फेवर में थे। ठीक है, इसके बाद अगले की बात करें तो अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है, ये आपको अधिकार देता है काम करने का, एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करवाता है, और सार्वजनिक सहायता का आपको अधिकार प्राप्त करवाता है। कुछ मामलों में आपको सार्वजनिक सहायता का भी यहाँ पर अधिकार प्राप्त करवाया जाता है। ठीक है, तो काम करने की आपको अधिकार मिलता है, आपको एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, सार्वजनिक सहायता का भी आपको अधिकार यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 43 की बात करें तो आर्टिकल 43 जो वर्कर्स हैं उनके भत्ते की बात करता है, लिविंग वेजेस की बात करता है। इसी में आर्टिकल 43 में एक क्लोज है, आर्टिकल 43A। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो उद्योग होंगे यानी कि जो इंडस्ट्रीज होंगी उनका जो प्रबंधन होगा या उनका जो मैनेजमेंट होगा उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज किसमें है, आर्टिकल 43 के ए में, जो बताता है कि किसी भी उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किस प्रकार रहेगी। इसको बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1972 के तहत इसको जोड़ा गया था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। और इसी के तहत, इसी के आधार पर लेबर यूनियन बनती है। कौन बनती है, लेबर यूनियन भी इसी के आधार पर बनती है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 44 मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 44 और आर्टिकल 40 दोनों याद रखना। 40 ग्राम पंचायतों का गठन करता है और आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि कानून की सभी कानून एक कर दिए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करूं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने वाला एकमात्र राज्य कौन है, गोवा है। ठीक है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। जैसे आप विवाह हो, तलाक हो, या कोई दत्तक पुत्र हो, यानी कि एडॉप्शन करना हो किसी बच्चे का, भरण पोषण हो, उत्तराधिकारी हो, तो इनमें जो कानून है वो हर एक मतलब पर्टिकुलर धर्मों के लिए अलग अलग तरीके से। जैसे विवाह, विवाह हमारे हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट से होता है, जबकि मुस्लिम भाइयों में वो उनके मैरिज एक्ट के तहत होता है। तो जहां पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा वहां पर क्या होगा कि पूरा का पूरा जो कानून है वो एक कर दिया जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म हो जाएगा। चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। ठीक है, चारों धर्म के व्यक्तियों के लिए कानून एक ही होगा, किसी का पर्टिकुलर अलग अलग कानून नहीं रहेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जहां पर भी लगता है वहां पर समान नागरिक संहिता लग जाती है, यानी कि वहां पर कानून सभी का एक हो जाता है। फिर चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी धर्म से हो, किसी समुदाय से हो। ठीक है, इनके बिना सोचे हुए वो पूरा का पूरा सभी के लिए कानून एक हो जाता है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि कई राज्य इसको लगाने की अभी तक बात वार्तालाप में है, लेकिन अभी क्या है वो किसी को नहीं पता। यूपी और उत्तराखंड की बात दोनों की सुनने में थी, पर अभी कुछ नहीं पता कि लगेगा या नहीं लगेगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि गोवा पहला ऐसा राज्य है जहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं है कि विवाह के लिए सबके अलग अलग कानून है, या फिर तलाक के सबके अलग अलग कानून है, या एडॉप्शन के अलग अलग कानून है। नहीं, सभी के लिए कानून एक है और सभी कानून की नजरों में सभी धर्म, सभी समुदायों के लोग एक। ठीक है, तो वहां पर सभी के लिए कानून एक कर दिया गया, तो इसलिए इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 45। देखिए आर्टिकल जो 45 है ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है या अनिवार्य है कि उन्हें मुफ्त में
शिक्षा का प्रावधान दिया है, यानी कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान की बात करता है आर्टिकल 45। और हालांकि ये आपको याद रखना है, इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में इस आर्टिकल में जोड़ा गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, और कितने से कितने, 6 से 14 साल के बच्चे, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसी आर्टिकल को मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 21A में भी तहत जोड़ा गया है। मैंने जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तो वहां पर आपको पढ़ाया था आर्टिकल 21A। ठीक है, उसमें भी इसे मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। और याद रखना, ये मौलिक कर्तव्य में भी आपको मिलेगा, यानी कि शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि वो मौलिक अधिकार में भी है, वो डीपीएसपी में भी है, और वो मौलिक कर्तव्य में भी। अभी जब हम आगे फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये आर्टिकल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 45 बात करता है किसकी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम एज 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, आगे बात समझ। उसके बाद आर्टिकल अगर 46 की बात करें तो जो एससी हैं या एसटी या ओबीसी के जो लोग हैं उनके लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा करना होता है इसमें, यानी कि शैक्षिक, यानी कि जो शिक्षा संस्थान है उसमें या आर्थिक क्षेत्र है उसमें इन लोगों के लिए क्या विशेष प्रावधान बनाने के लिए यह अनुच्छेद हमें सरकार को क्या करता है, कर्तव्य निभाने की वार्ता करता है। ठीक है, तो इसके तहत सरकार अपनी पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, जिसमें इन विशेष वर्गों को उसमें मौका दिया जाता है शैक्षिक संस्था में या फिर उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आर्टिकल 47 की बात करें तो आर्टिकल 47 कहता है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने स्टेट का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाएगा यानी कि जीवन का स्तर बढ़ाएगा, वहां पर रहने वाले लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाएगा, और वहां पर जो पब्लिक हेल्थ है उस पर भी इंप्रूवमेंट करेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है अस्पताल, क्लिनिक और अच्छी मेडिकल सेवाएं, लोगों के लिए शुद्ध वातावरण, ये सभी ड्यूटी किसकी है, ये स्टेट की है, वो इसके लिए पॉलिसी बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जिम्मेदारी उसकी है कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को अच्छा रखे, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी रखे, और वो पब्लिक हेल्थ को हमेशा इंप्रूवमेंट करे। ठीक है, बाद ये आखिरी स्लाइड है हमारी आज की वीडियो की। आर्टिकल 48 की बात करें तो आर्टिकल 48 क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि और पशुपालनों का संगठन की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि कृषि के लोगों का संगठन होगा, पशुपालन का संगठन होगा, जिसके तहत इन कृषि के क्षेत्र को या पशुपालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की जाए। इसी में ही आर्टिकल 48A, जैसे 43A जुड़ा है ऐसी 48A को भी 42वें संविधान संशोधन 1972 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, 72 कर लेते, 1972 के तहत जोड़ा गया है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, वातावरण की सुरक्षा करना, जंगलों की सुरक्षा करना और वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा करना, ये किसके कर्तव्य हैं, राज्य के कर्तव्य हैं, और वो इसके लिए पॉलिसी बनाएगा। जैसे आपने देखा होगा पेड़ काटना कानूनन अपराध है। ठीक है, क्योंकि राज्य है ये डीपीएसपी कि आपको एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन करनी है, लेकिन कानून बन गया है तो इसलिए अगर आप करेंगे तो उसमें आपको सजा होगी, और उसके तहत आप कहीं जा भी नहीं सकते, न्यायालय की शरण भी आपको प्राप्त नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये कर्तव्य किसका, राज्य का, और उसके लिए तो वो पॉलिसी बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, यानी कि जैसे जंगली जानवरों का जो जानवर आपके कम हो रहे हैं, जो लुप्त हो रहे हैं, जो एग्जिस्टेंस मतलब विलुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं, उन जानवरों का शिकार करना प्रतिबंधित है। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आपको उस पर क्या होगी, जेल हो सकती है। जैसे आपको याद होगा ब्लैक बक, ठीक है, जो सलमान खान के द्वारा ब्लैक बक हिरन का जो शिकार हुआ था, वो उस समय रेयर स्पीसीज थी। ठीक है, वो क्या हो रही थी, वो उस समय बहुत तेजी से विलुप्त हो रही थी, तो इसलिए वहां पर गुजरात में उसके अगेंस्ट लो था कि इस पर मानने पर क्या था, सजा का प्रावधान था। ठीक है, तो इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप जंगलों को नहीं काट सकते, जंगलों से सॉरी लकड़ियों को आप स्मगलिंग नहीं कर सकते लकड़ियों की। ठीक है, इस तरीके की चीजें आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 49 की बात करें तो आर्टिकल 49 हमसे कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो स्मारक है, जो धरोहर है हमारे देश की, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन करना। ठीक है, उन जगहों का प्रोटेक्शन करना, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है, और वो उसके लिए कानून बनाती है। ठीक है, जिसका उल्लंघन करने पर आपको सजा मिल सकती है।
आर्टिकल 50 ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 बताता है कि किस तरीके से जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से विभाजित किया गया है, अलग किया गया है, यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात करता है आर्टिकल 50 कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, एग्जीक्यूटिव का उस पर कोई रोल नहीं होगा, लेजिस्लेचर का उस पर कोई रोल नहीं होगा। जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगी। इसलिए अगर आपको बताएं कि अगर सरकार चाहकर भी कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगी कि वो कोई ऐसा कानून बना दे जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो सके, क्योंकि जुडिशरी हमारे यहाँ सर्वोपरि है। ठीक है, वो कभी भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेगी, पक्षपात नहीं करेगी, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो उसकी पावर का सेपरेशन किससे बताया गया है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किया गया है। ये आर्टिकल 50 बात करता है। और आर्टिकल 51 की बात करें तो आर्टिकल 51 जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है, इसको अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। आई होप आपको ये सारे आर्टिकल समझ आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।